मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। केशव को दिल्ली गए 2 दिन हो गए थे और लौटने में 4-5 दिन और लगने की संभावना थी। ये चंद दिन काटने भी रजनी के लिए बहुत मुश्किल हो रहे थे। केशव के बिना रहने का उसका यह पहला अवसर था। बिस्तर पर पड़े पड़े आखिर कोई करवटें भी कब तक बदलता रहेगा। खींचकर उसे उठना पड़ा था। रजनी ने घड़ी में समय देखा, 9 बज गए थे और सारा घर बिखरा पड़ा था। केशव को इस तरह के बिखराव से बहुत चिढ़ थी। अगर वो होता तो रजनी को डांटने के बजाय खुद ही सामान सलीके से रखना शुरू कर देता और उसे काम में लगे देखकर रजनी सारा आलस्य भूलकर उठती और स्वयं भी काम में लग जाती। केशव की याद आते ही रजनी के गालों पर लालिमा छा गई। उसने उठकर घर को संवारना शुरू कर दिया। बिस्तर की चादर उठाई ही थी कि एक बंद लिफाफे पर रजनी की नजर टिक गई। हाथ में उठाकर उसे कुछ क्षणों तक देखती रही। माँ की चिट्ठी थी और पिछले 10 दिन से इसी तरह तकिए के नीचे दबी पड़ी थी। केशव ने तो कई बार कहा था, खोलकर पढ़ लो, आखिर माँ की ही तो चिट्ठी है। पर रजनी का मन ही नहीं हुआ। वो समझती थी कि पत्र पढ़कर उसे मानसिक तनाव ही होगा। फिर से उस लिफाफे को तकिए के नीचे दबाती हुई वो बिस्तर पर लेट गई और अतीत में विचरण करने लगी। माँ का नाराज होना स्वाभाविक था, परंतु इसमें भी कोई शक नहीं कि वे रजनी को बहुत प्यार करती थीं। माँ कहा करती, मेरी रजनी तो परी है। अपनी खूबसूरत बेटी पर उन्हें बड़ा नाज था। पास पड़ोस और रिश्तेदारों में हर तरफ रजनी की सुंदरता के चर्चे थे। सिर्फ सुंदर ही नहीं, वो गुणवती भी थी। माँ ने उसे सिलाई कढ़ाई, चित्रकला और नृत्य की भी शिक्षा दिलाई थी। रजनी के लिए तब से रिश्ते आने लगे थे जब वो बालिग भी नहीं हुई थी। पिताजी सिर्फ रजनी की पढ़ाई की ही चिंता करते, पर माँ का तो सारा ध्यान लड़के की तलाश में लगा था। यह तो अच्छा था कि उसके लिए जो भी रिश्ते आए, उनमें से कोई भी लड़का माँ को पसंद नहीं आया था। आस पड़ोस और रिश्तेदारों के सामने रजनी की सुंदरता का बखान करते हुए माँ कहती, कुंवारी बेटी छाती पर बोझ होती है और वो अगर सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी हो तो बोझ 2 गुना हो जाता है। रजनी के लिए योग्य वर ढूंढना बड़ा कठिन काम है। हम अकेले क्या कर लेंगे, आप भी ध्यान रखिएगा। बार बार माँ के यही कहते रहने से उनकी मुँह बोली बहन सुलभा अपने रिश्ते के एक लड़के का प्रस्ताव रजनी के लिए लाए, लेकिन लड़के का फोटो देखते ही माँ सुलभा पर बरस पड़ी। अई सुलभा, तेरी आंखों को क्या हो गया है जो मेरी बेटी के लिए काना दूल्हा ढूंढ कर लाई है? काना, यह तू क्या कह रही है? कमला, लड़के की एक आंख दूसरी से थोड़ी छोटी है तो क्या वो काना हो गया? सुलभा मौसी भी चिढ़ गईं। और नहीं तो क्या, एक छोटी दूसरी बड़ी, काना नहीं तो और क्या कहूँ? माँ हाथ नचाती बोली, मेरी बेटी में कोई खोट नहीं, फिर मैं क्यों ब्याहने लगी इससे? माँ का क्रोध 2 गुना हो गया था। उस दिन माँ ने सुलभा मौसी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। इस घटना के बाद माँ रिश्तेदारों में इस बात को लेकर मशहूर होती गई कि उन्हें अपनी बेटी की सुंदरता पर बड़ा घमंड है, इसीलिए बेटी के लिए जो भी रिश्ता आता है बस लड़के के दोष ही ढूंढ कर निकालती रहती हैं। माँ का तनाव बढ़ रहा था, पर रजनी और पिताजी माँ की पीड़ा से अनभिज्ञ थे। रजनी जल्दी से जल्दी एमए कर लेना चाहती थी। उसे स्वयं भी इस बात का डर था कि अगर माँ को कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो उसकी पढ़ाई पूरी न हो पाएगी। आखिर रजनी की एमए की पढ़ाई भी हो गई, पर माँ अपनी तलाश में असफल ही रही। रजनी नौकरी करना चाहती थी तो पिताजी ने चुपके से उसे इजाजत भी दे दी। उसने आवेदन पत्र भेजने शुरू कर दिए। इस बीच उसके लिए रिश्ते भी आते रहे। तब तो उसकी सुंदरता के साथ साथ पढ़ाई को भी ध्यान में रखा जाने लगा, जिससे माँ की परेशानी और बढ़ गई।
जब रजनी के लिए कानपुर के एक कॉलेज से व्याख्याता पद के लिए नियुक्ति पत्र आया तो माँ और पिताजी के बीच जमकर झगड़ा हुआ और अंत में माँ का निर्णयात्मक स्वर उभरा, रजनी नहीं जाएगी। क्यों नहीं? माँ के निर्णय का खंडन करते हुए पिताजी का प्रश्न सुनाई दिया। बेकार सवाल मत कीजिए। मैं अपनी खूबसूरत और जवान बेटी को अकेली दूसरे शहर जाकर नौकरी करने की इजाजत नहीं दे सकती, और अगर इसे नौकरी करनी ही है तो यहीं शहर में करे। कमला, समझने की कोशिश करो। रजनी अब छोटी बच्ची नहीं रही, और फिर अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। तुम यह न समझना कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। वो अपना फैसला खुद कर चुकी है और हमें उसके निर्णय में दखलंदाजी का हक नहीं है, पिताजी ने माँ को समझाते हुए कहा। क्यों नहीं है हक? क्या हम उसके कोई? अब माँ का स्वर भीग गया था। रजनी का दिल भर आया। माँ उसकी दुश्मन नहीं थी, पर रजनी भी हाथ आया मौका खोना नहीं चाहती थी। धीरे से उसने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मुझे मत रोको। रजनी के हाथों को अपने कंधों से झटकते हुए माँ पिताजी पर ही बरस पड़ी। देख लीजिएगा, आपकी लाडली हमारी नाक कटवा कर ही मानेगी। दूसरे शहर में कोई रोक टोक न रहेगी, अपनी मनमानी करती फिरेगी। घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई तो सिर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। माँ अनाप शनाप कहे जा रही थी और पिताजी सिर थामे सोफे पर चुप बैठे थे। रजनी उन्हें अकेला छोड़कर कमरे से निकल गई थी। माँ की लाख कोशिशों के बावजूद पिताजी ने एक बार भी रजनी को जाने से मना नहीं किया। नए शहर, नए माहौल और एक नई व्यस्तता भरी जिंदगी में वो अपने आप को ढालने का प्रयास करने लगी। देखने में रजनी स्वयं एक छात्रा सी लगती थी। अपने से ऊंचे कद के लड़कों को पढ़ाते समय प्रायः वो घबरा सी जाती थी। लड़के उसके इसी शांत और डरे डरे से स्वभाव का फायदा उठाकर उसे छेड़ बैठते और तब बेबस रजनी का मन होता कि नौकरी ही छोड़ दे। कभी कभी तो वो अपने आप को बेहद अकेली महसूस करती। कॉलेज के अन्य प्राध्यापकों से वो वैसे भी घुल मिल नहीं पा रही थी, बस अपने काम से ही मतलब रखती थी। एक दिन कुछ शरारती छात्रों ने कॉलेज से लौट रही रजनी को रास्ते में रोक लिया। हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी और लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में जोरों की बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में अपने आप को इन लड़कों से घिरा पाकर उसे कंपकंपी छूटने लगी। मैडम, आज आपने जो कुछ पढ़ाया वो हमारी समझ में नहीं आया, कृपया जरा समझा दीजिए, एक छात्र ने उसके समीप आकर कहा। क्यों, कक्षा में क्या करते रहते हैं आप लोग? चेहरे पर क्रोध भरा तनाव लाने का असफल प्रयास करते हुए रजनी ने पूछा। दरअसल मैडम, हम कोशिश तो करते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दें, पर आप हैं ही इतनी सुंदर कि पढ़ाई भूलकर बस आपको ही देखे चले जाते हैं, दूसरे छात्र ने कहा। और जैसे ही उसने अपना हाथ रजनी के चेहरे की ओर बढ़ाया, एक मजबूत हाथ ने उसे रोक लिया। प्रोफेसर केशव को पास पाकर रजनी को तसल्ली हुई। कल सवेरे आप सब प्रिंसिपल साहब के कक्ष में मुझसे मिलिएगा। अब फूटिए यहाँ से। प्रोफेसर केशव के धीमे किंतु आदेशात्मक स्वर से सभी छात्र वहाँ से खिसक गए। रजनी चुपचाप केशव के साथ चल पड़ी। वैसे रजनी कई बार उनसे मिल चुकी थी, पर ज्यादा बातचीत कभी नहीं हुई थी। कहाँ रहती हैं आप? केशव ने चलते चलते पूछा। हॉस्टल में, रजनी ने धीमे से कहा। पहले कहाँ थी? जयपुर में। फिर दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी छा गई। वे चुपचाप चल रहे थे कि केशव ने कहा, आप में अभी तक आत्म विश्वास नहीं आया है। आप पढ़ाते समय इतना ज्यादा घबराती हैं कि छात्र छात्राओं पर गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाती। जी, मैं जानती हूँ, पर यह मेरा पहला अवसर है। कोई बात नहीं, प्रोफेसर केशव मुस्कुरा दिए थे, पर अब यह कोशिश कीजिएगा कि आत्मविश्वास हमेशा बना रहे। वैसे उन छात्रों से मैं निपट लूंगा, तब वे आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। रजनी ने एक बार सिर उठाकर उन्हें देखा था।
आकर्षक व्यक्तित्व वाले केशव के सांवले चेहरे का सबसे बड़ा आकर्षण था उनकी लंबी नाक। रजनी प्रभावित हुए बिना न रह सकी। उस रात रजनी ढंग से सो भी न सकी। लड़कों की शरारत और केशव की शराफत का ख्याल दिमाग में ऐसे कुलबुलाता रहा कि वो रात भर करवटें ही बदलती रही। उसे लगा कि वो केशव की मदद को आजीवन भूल न सकेगी। दूसरे दिन रजनी केशव से मिली तो केशव के चेहरे पर उस घटना की याद का जैसे कोई चिन्ह ही नहीं था। रजनी के नमस्कार का जवाब देकर वे आगे बढ़ गए थे। धीरे धीरे रजनी का केशव के प्रति आकर्षण बढ़ता चला गया। केशव ने कभी भी यह जताने की कोशिश नहीं की थी कि रजनी की मदद करके उन्होंने कोई एहसान किया हो। रजनी जब भी केशव को देखती, अपलक उन्हें देखती रह जाती। उसे इस प्रकार अपनी ओर देखते हुए पाकर केशव धीरे से मुस्कुरा देते और यही मुस्कुराहट एक तीर सी रजनी के हृदय को भेद जाती। धीरे धीरे रजनी का यह आकर्षण प्रेम बनकर फूटने लगा तो उसने निर्णय लिया कि वो केशव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगी। एक दिन रजनी ने प्रोफेसर केशव को दोपहर के खाने का आमंत्रण दे दिया। होटल में रजनी केशव के सामने यही सोचकर झेपी सी बैठी रही कि वो इस बात को कहेगी कैसे। सोचते सोचते वो परेशान सी हो गई। क्या बात है रजनी? केशव ने बातचीत में पहल की। तुम खामोश क्यों हो? रजनी चुप रही। कुछ कहना चाहती हो? हाँ, क्या बात है? क्या फिर किसी ने परेशान किया? केशव ने शरारत और आत्मीयता से भरा प्रश्न किया तो रजनी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम की विवशता और शर्म की खाई के बीच सिर्फ आंसुओं का ही सहारा था, जो शायद उसके प्रेम की गहराई को स्पष्ट कर पाते। वो धीरे से बोली, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। शादी ब्याह में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, केशव ने कहा तो सुनकर रजनी चौंक गई। क्या केशव उसके प्यार को ठुकरा रहा है? तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, केशव ने आगे कहा। पहले जान लो, फिर निर्णय लेना। शादी के बाद शायद मैं तुम पर बोझ बन जाऊं। कहते हुए केशव ने अपनी पैंट को घुटने तक खींच लिया। उसका घुटने से नीचे नकली पैर लगा था। देखते ही रजनी की चीख निकल गई। वो धीरे से बोली, यह कैसे हुआ? सड़क दुर्घटना से। रजनी की आंखों से अश्रुधारा बह चली थी। उसके निर्णय में एकाएक परिवर्तन आया। पल भर में ही उसने सोच लिया कि वो शादी के बाद ही माँ और पिताजी को सूचना देगी। वो जानती थी कि माँ एक अपाहिज को अपने दामाद के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएंगी। एक सादे से समारोह में रजनी ने केशव से विवाह कर लिया। माँ को पत्र लिखने के कुछ ही दिन बाद उनका जवाब आ गया, पर रजनी लिफाफा खोल न सकी। वो सोचने लगी कि माँ का दिल अवश्य ही टूटा होगा और पत्र भी उन्होंने उसे कोसते हुए ही लिखा होगा। रजनी को हमेशा पिताजी का ख्याल आता था। माँ इस घटना के लिए पिताजी को ही जिम्मेदार ठहराती होंगी। पिताजी को भी शायद अब पछतावा ही होता होगा कि रजनी को यहाँ क्यों भेजा। तभी वो यह सब सोच ही रही थी कि नौकरानी की आवाज सुनाई दी तो वो अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। मालकिन, आपकी माताजी आई हैं। माँ, रजनी चौंक गई। कब आई? तभी कुछ देर पहले। नहा रही हैं। रजनी के मन में कई तरह के विचार आने लगे। माँ के आने से उसका मन शंकित हो उठा। न जाने वे क्या सोच कर आई हैं और केशव के साथ कैसा व्यवहार करेंगी। अचानक उसे लिफाफे का ख्याल आया। दौड़ते हुए गई और तकिए के नीचे दबे लिफाफे को खोलकर पढ़ने लगी। बेटी रजनी, नहीं जानती कि अगर तूने शादी के पहले मुझे यह बताया होता कि केशव अपाहिज है तो मैं क्या निर्णय लेती, पर बाद में पता चला तो थोड़ी सी पीड़ा सिर्फ यह सोचकर हुई कि अपने हाथों से तुझे दुल्हन न बना सकी। धीरे धीरे मैं यह महसूस करने लगी हूँ कि तूने गलत निर्णय नहीं लिया है, बल्कि अपने इस निर्णय से यह साबित कर दिया है कि तू अपनी माँ की तरह शारीरिक सुंदरता को महत्व देने वाली नहीं, वरन हृदय की सुंदरता को पहचानने वाली पारखी है। तेरे निर्णय पर मुझे नाज है।
मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। तुम्हारी माँ। रजनी को लगा कि मारे खुशी के वो पागल हो जाएगी। उसी तरह लिफाफे को तकिए के नीचे रखकर वो जोर से स्नानघर का दरवाजा पीटने लगी। जल्दी आओ नम्मा, तुम्हें देखने को आंखें तरस गई हैं। इतनी बड़ी हो गई है, पर अभी बचपना नहीं गया। माँ का बुदबुदाता सा स्वर सुनाई दिया। रजनी को लगा कि माँ जल्दी जल्दी से शरीर पर पानी डालने लगी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।